ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे इकाई 3, ठीक है, सोलेनेशियस क्रॉप कल्टीवेटर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज जिसकी हम बात कर रहे थे, इकाई 2 तक डिस्कस कर चुके थे। आज बात करेंगे इकाई 3 का। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, सोलेनेसी परिवार की सब्जी के लिए मिट्टी की तैयारी से क्या आशय है। मतलब आप सब्जी लगाना है, आपको खेत में मिट्टी तैयार कैसे करेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल है, जैसे अपन तैयार करते हैं वैसे ही करेंगे। उत्तर है, जब किसी फसल की खेती के लिए एक मिट्टी की बारीक समतल और ठीक किया जाता है तो उसे जुताई का कार्य या भूमि की तैयारी कहा जाता है। ठीक है, क्या करेंगे आप, मिट्टी समतल करेंगे और जुताई करेंगे। ठीक है, तो आपका खेत तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप मिट्टी की या खेत की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप खुद करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मिट्टी की परिभाषा क्या है। तो मिट्टी की क्या परिभाषा है, इसको पढ़ लेते हैं। मिट्टी एक अंग्रेजी शब्द सॉइल एक लैटिन शब्द सोलन से लिया गया है, जो चट्टानों के टूटने के परिणाम स्वरूप विकसित प्राकृतिक पिंड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह पृथ्वी की ऊपरी ढीली परत है जो पोषक तत्वों और खनिज से भरपूर है, जिस पर पौधे बढ़ते हैं और विकास। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिट्टी कहेंगे। ठीक, यह चट्टानों से के टूटने से बनती है। अंग्रेजी शब्द सॉइल लैटिन भाषा की सोलम से लिया गया है। ठीक है, जो सॉइल है वो लैटिन शब्द है जो सोलम से लिया गया है। सोलम का मतलब फर्श से है। ठीक, ऊपरी परत से है मिट्टी की। ये देख सकते हैं, लैंड प्रिपरेशन, भूमि की तैयारी, जो पहला क्वेश्चन था उसकी इमेज डाली गई है। इस तरह से आप मिट्टी को तैयार कर लेते हैं और क्या करते हैं, बुवाई के लिए रेडी कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का परीक्षण क्या है। मिट्टी परीक्षण या सॉइल टेस्टिंग, इसको पढ़ लेते हैं। यह एक मिट्टी की उर्वरता की स्थिति को निर्धारित करने की विधियों में से एक है, ताकि पोषक तत्वों की कमी या उपयुक्त मिट्टी में सुधार के संबंध में सिफारिश की जा सके। मृदा परीक्षण क्या है, आपको मिट्टी की उर्वरता की स्थिति निर्धारित करने का एक विधि है। उसमें कितने पोषक तत्व हैं उसको पता करना है, कितने नाइट्रोजन है, कितनी फास्फोरस है, कितनी पोटास है, इन सब का पता आप सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से कर सकते हैं। मृदा का परीक्षण करवाएंगे तब कर सकते हैं, तो इसके लिए यह उपयुक्त तरीका है। ठीक है, इसी की सिफारिश की जाती है कि आप मृदा टेस्टिंग करवा लें या भूमि का सैंपल करवा लें। ठीक है, चेक करवा लें। क्वेश्चन चौथा है, मिट्टी परीक्षण के 3 चरण लिखिए। उत्तर पहला है, मिट्टी का नमूना लेना, मृदा का परीक्षण करना, मृदा परीक्षण की व्याख्या करना और उर्वरक की सिफारिश करना। 3 चरण है। ठीक है, नमूना सबसे पहले लेते हैं, परीक्षण करवाते हैं और क्या उसमें डलना है, क्या कमी है, उसको पूरा करने के लिए क्या सिफारिश करते हैं। ये तीनों चरण आप मृदा परीक्षण में करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5वां है, रोपाई क्या है। रोपाई आप जानते हैं, धान को रोपते हैं ना, तो ट्रांसप्लांट करते हैं, उसे रोपाई करते हैं। उसको पढ़ लेते हैं। एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों की नर्सरी से उखाड़कर स्थायी स्थान पर लगा दिया जाता है जहां यह उपज पैदा करता है। ठीक है, नर्सरी से उखाड़कर खेत पर लगाना, उसे क्या कहेंगे, रोपाई कहेंगे। आप भी करते हैं, धान को ट्रांसप्लांट करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, उसे रोपाई कहते हैं। ठीक है, ये मृदा परीक्षण नमूना इस तरह से लिया जाता है, आप देख सकते हैं। ये खेत से निकाला, फिर यहाँ साफ किया, पैक किया और लैब भेज देते हैं, है ना। तो ये सॉइल टेस्टिंग जान गए होंगे आप। छठवां क्वेश्चन, छठवां है, स्टैकिंग क्या है। स्टैकिंग मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी कई वीडियो में। इसका उत्तर देखते हैं। स्टैकिंग का अर्थ एक पौधे के तने या शाखाओं को लकड़ी या धातु के पत्ते से बांधकर सहारा देना है। स्टैकिंग हवा के कारण पौधे की अवस्था को रोकता है। स्टैकिंग क्या है, आपको इस तरह से डंडे, लकड़ी, रस्सी से पौधे को सहारा दे देते हैं, जिससे क्या, पौधा गिरे नहीं और हवा से गिरे नहीं और नुकसान ना हो। ठीक, टूटे नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टैकिंग बोलेंगे। टमाटर की स्टैकिंग की गई है, तो स्टैकिंग आप समझ गए होंगे इमेज के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, फसल चक्रण क्या है। फसल चक्रण, चूँकि चक्र का मतलब क्या है, बदलना, ठीक इसी प्रकार
यह एक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ वैकल्पिक पंक्तियों में या भूमि में उगाया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर पर फसल इंटरक्रॉप स्पर्धा होती है। ठीक है, क्या करते हैं, फसल को बदल बदल कर बोते हैं, उसे क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही समय में लगाना फसल चक्रण है। अपन भी बदलते हैं, आज इस बार गेहूँ बोया, अगली बार चना बोएंगे और अगली बार सरसों बो देंगे, उसे क्या बोलेंगे, फसल चक्रण, बदल बदल के बोना। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न क्या है, मिट्टी क्या है, मिट्टी के गुणों की संक्षिप्त में वर्णन करें। मिट्टी क्या है, उसके गुण। तो मिट्टी तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है जो सॉइल, सोलम से लिया गया है, जिसका ऊपरी परत से है। ठीक है, मृदा की ऊपरी परत से है। इसको पढ़ लेते हैं। यह पृथ्वी की ऊपरी ढीली परत है जो पोषक तत्वों के खनिजों की भरपूर, जिस पर पौधे बढ़ते हैं। मिट्टी में खनिज संगठन 45% से 50%, कार्बनिक पदार्थ 5% और पानी 25%, और बड़ी संख्या में पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। अलग मिट्टी में अलग अलग रंग के होते हैं। उदाहरण के लिए लाल मिट्टी, काली, भूरी, सफ़ेद, बलुई, दोमट, रेगिस्तानी आदि। ठीक, आप देखेंगे मिट्टी का गुणों का वर्णन, ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार से मिट्टी का कंपोजिशन है, जिसमें 45% क्या है, खनिज पदार्थ, मिनरल्स हैं। ठीक, और 5% क्या है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है। 5% ऑर्गेनिक मैटर है, 25% वाटर है, 25% हवा है। ठीक है, बाकी चीज़ें ह्यूमस, बाकी का 5% का अदर चीज़ें हैं। ठीक, इस तरह से सॉइल का कंपोजिशन या मृदा का संगठन होता है। मृदा का निर्माण इसी सब चीज़ों से होता है। ठीक, मिट्टी के अन्य गुण, लाल रंग ऑक्साइड की अधिकता से दर्शाता है, जबकि काला रंग मिट्टी में पोषक तत्व, खनिज पदार्थों की समृद्धता को दर्शाता है। ठीक है, ये गुण है। लाल रंग होगा तो ऑक्साइड लोहे की अधिकता को दिखाएगा, काला है तो पोषक तत्वों की अधिकता को दिखाएगा। अपने आप से समझ जाते हैं ना, ये गुण है मिट्टी का। ठीक, क्वेश्चन दूसरा है, मिट्टी का महत्व लिखिए। मिट्टी के महत्व की बात करें, क्या महत्व है इसका, तो इसका तो बहुत महत्व है भाई, है ना। पढ़ लेते हैं क्या महत्व है। मिट्टी पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है, पहला चीज़, जो इसकी वृद्धि के लिए मदद करते हैं। मिट्टी जड़ों को पकड़कर बढ़ते पौधों को सहायता प्रदान करती है। यह लंबे समय तक नमी, पानी को बनाए रखती है। ठीक है, पानी को बनाए रखती है, नमी को बनाए रखती है। ठीक है, पोषक तत्वों को सहारा प्रदान करती है। कई सूक्ष्म स्थूल जीवों के निवास का स्थान के रूप में कार्य बनाए रखती है। मतलब कई सारे सूक्ष्म जीव इसमें पलते बढ़ते हैं, और कई सूक्ष्म स्थूल जीवों के लिए निवास स्थान रूप में कार्य करती है। ठीक है, मिट्टी इसमें या इससे ऊपर रहने वाले जीवों को गर्मी, हवा और पानी भी प्रदान करती है। यह किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, हर देश का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें बहुत से जीव डिपेंड होते हैं, सूक्ष्म जीव, सभी ह्यूमन लाइफ तो उस पर रहती है, क्योंकि वही सब खाते हैं अपन लोग, है ना। तो बहुत सारा महत्व है मिट्टी का। मिट्टी के महत्व की बात करें तो ढेर सारा है ना, कुछ भी लिख दें, क्योंकि बगैर मिट्टी के कुछ नहीं है। ठीक, क्योंकि घर भी बनते हैं तो मिट्टी की ज़रूरत होती है। ठीक ना, ईंटा बनते हैं, सब मिट्टी से बनता है। ठीक है, हम खाते हैं तो जो पौधे उगते हैं वो सहारा भी उसको देती है, पानी भी, और हमें भोजन भी देती है ना। ये सब महत्व बहुत है, महत्व लिखने को बैठ जाओ 10 पेज लिख डालोगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी का वर्गीकरण करें। भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इसका वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती हैं आप देखेंगे, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइस मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक, और 2-3 प्रकार की और होती हैं, वो आगे देखेंगे। तो काली मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ कम होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ कम होता है, लेकिन पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर होता है। पोटास भी बहुत होता है, मैग्नीशियम भी बहुत होता है, कैल्शियम भी बहुत। ठीक, काली मिट्टी का pH 6.8 होता है। pH कितना होता है, 6.8, ये ध्यान रखना है काली मिट्टी का।
अगला है लाल मिट्टी। यह है अम्लीय से क्षारीय प्रकार की छिद्रों वाली भुरभुरी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस चूना कम होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन फास्फोरस चूना कम होता है। आमतौर पर लाल मिट्टी का पीएच 5 से अधिक होता है। ठीक है, 5 से थोड़ा सा अधिक होता है लाल मिट्टी का। लेटेराइज मिट्टी, यह 5 से 6 पीएच के साथ अम्लीय विशेषता वाली होती है। ठीक, अम्लीय होती है, लाल भी अम्लीय होती है। यह मिट्टी जर्जर होती है और पानी की धारण क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और चूना कम होता है। ऐसी मिट्टी आमतौर पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। जर्जर मतलब आप पकड़ेंगे तो भुरभुरी टाइप से होती है। ठीक है, पीएच 5 से 6 होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम बहुत कम होता है। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे? लेटेराइज मिट्टी। सबको मैं इमेज दिखाऊंगा। अगला है जलोढ़ मिट्टी। यह उत्पादक मिट्टी है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के तलछट जमाव के कारण बनती है, जो वर्षा के मौसम में उसके भारी प्रवाह के कारण बनती है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच 6.5 से 8.5 तक होता है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? सबसे उपजाऊ है, क्योंकि ये पानी नदियों के द्वारा बहा कर लाई पानी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है। यह इसमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, इसे सबसे उत्पादक मृदा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये इमेज आप लोग देख लेंगे। इंडियन सॉइल या इंडियन मिट्टी ये इतने प्रकार की होती है: रेड, ब्लैक, एलुवियन, लैटेराइट, डिजर्ट एंड माउंटेन। डिजर्ट माउंटेन मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना। डिजर्ट और पांचवा है रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी रेतीली और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अधिक पीएच मान के साथ क्षारीय होती है और उत्पादक नहीं होती। इसका पीएच मान 7.6 से 8.4 होता है। पीएच कितना होता है? 6.6, 7.6 से 8.4 तक होता है। ठीक है, ये रेगिस्तानी मिट्टी बोलते हैं इसे, है ना। अगला छठवां है वन और पहाड़ी मिट्टी। यह पहाड़ों पर पाई जाती है, पथरीली बंजर होती है। ऐसी मिट्टी का पीएच 4 होता है। ठीक है, ऐसी मिट्टी का पीएच। अगली है पीट और दलदली मिट्टी। यह मिट्टी प्रकृति में अत्यधिक अम्लीय और रंग में काली होती है। इस मिट्टी में अत्यधिक गीलापन होता है, जिसमें अमृत वनस्पति क्षरण डिग्रेडेशन होता है। आंशिक रूप से बिगटेड डिकम्पोज कार्बनिक पदार्थ की एक परत बनती है। ठीक है, यह कौन सी मिट्टी होती है? पीट या दलदली। ये जंगलों में पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपाई आघात क्या है, इसे कम कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर देखेंगे। रोपाई के आघात का अर्थ रोपाई के ठीक बाद पौधे की वृद्धि में अस्थायी बढ़ा या बाद में मृत्यु से है। रोपाई से 3 से 5 दिन पहले सिंचाई को बंद करके पौधे को सख्त करके रोका जा सकता है। रोपाई के 1 सप्ताह बाद तक बार बार पानी डाला जाए तो पौधा आसानी से ठीक हो सकता है। रोपाई आघात बच्चों होता क्या है? पौधा जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं, तो क्या होता है? पौधा मुरझा जाता है। देख रहे होंगे आप इमेज में, ये टमाटर लगाया गया है, इसको ये मुरझाया हुआ है जैसे ही लगाया है। तो ये जो शौक आता है पौधे को, हाँ, जो पौधे को, तो ये शौक या झटका पौधे को आता है, इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? ये रोपाई आघात को कम कर सकते हैं। अगर आप इसको कम ना करेंगे तो ये पौधे डेड हो जाएगा, मृत हो जाएगा पौधा। इसको कम करने के लिए आपको पहली चीज़, ट्रांसप्लांट करें तब ठंडे मौसम में करें और शाम के समय करें। डेली रेगुलर पानी दें, बार बार आप पानी दे सकते हैं, जिससे क्या आपका पौधा सख्त हो जाए, ठीक हो जाए, है ना। तो यही रोपाई आघात कम करने का तरीका है, और कुछ नहीं है ना। अगला आज का क्वेश्चन, हाँ, सावधानियाँ। इसमें कुछ सावधानियाँ हैं रोपाई आघात कम करने के लिए। पहली क्या है? जड़ की चोट को कम करने के लिए पौधे को उखाड़ने से पहले उसे पानी दें। ठीक है, उखाड़ने से पहले पानी दें ताकि आप उखाड़ें तो पूरी जड़ आ जाए, है ना। दूसरा है पौधे को खेत में ले जाने के लिए उपयुक्त बंडलों में बांधें। जड़ को आप बांध के ले जाएंगे, खुली नहीं ले जाएंगे, है ना। तीसरा है पौधे को निकालने के बाद सीधे धूप में ना रखें। आप जड़ शायद उखाड़ेंगे तो उसे धूप में नहीं रखना है, छाँव में रखना है।
चौथा है पौधे को खेत के पशुओं से सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखना है ताकि कोई पशु नुकसान ना पहुंचाए। पांचवा है रोपाई के लिए अधिकतम शाम का समय चुनें। शाम का समय चुनना है, मैंने अभी बोला था, क्योंकि शाम के समय रात ठंडी होती है तो आपका पौधा सही से लग जाता है ना। जो आप बोलते हैं कि किसी के हाथ से लग जाता है पौधा, किसी के हाथ से नहीं लगता, तो ये चूँकि ऐसा होता नहीं है। जो लगाता है उसके लगाने के डिपेंड करता है उसने लगाने के क्या तरीका अपनाया। ठीक है, ये सब सावधानियाँ अपनाई क्या, अगर ये सावधानियाँ रखी तो ज़्यादा बात है उसके हाथ से लग जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता जो आप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। वर्णनात्मक प्रश्न है। पहला, रोपाई के लिए पौधे के चयन का मापदंड लिखिए। तो आप रोपाई करने के लिए पौधा कैसा होना चाहिए, क्या मापदंड है, कब वो आपको लगेगा कि रोपाई लायक हो गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उत्तर देखते हैं। रोपाई के लिए पौधे का चयन सोलिनेसी परिवार की वनस्पति फसलों में 4 से 5 सप्ताह के पौधे, 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 से 5 पत्तियों वाले पौधों को रोपाई उपयुक्त है। ठीक है, 10 से 15 सेंटीमीटर का पौधा हो जाए, 4 से 5 पत्तियां आ जाए, तब रोपाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। कमज़ोर, दुबले और ऊंचे पौधों का चयन ना करें। ठीक है, उखाड़ने से पहले नर्सरी बेड में पानी डालना आवश्यक है, जो अपन सावधानियों में पढ़ चुके हैं, आवश्यक है ना। रोपाई के दौरान पौधा ऐसा होना चाहिए: मजबूत हष्टपुष्ट, एक स्वस्थ जड़ प्रणाली, कीड़े, हानिकारक जीवों और रोगों से मुक्त, नर्सरी में कठोर बनाया गया। ठीक है, इस टाइप से पौधा आपको उखाड़ना है। ठीक है, जो हेल्दी पौधा हो और हष्ट पुष्ट हो। आपको दिखाया गया है इमेज में, देख सकते हैं आप लोग। ये पौधा 3 से 4 लीव्स है, 8 से 10 सेंटीमीटर का है, हष्ट पुष्ट है और प्रॉपर देख सकते हैं आप लोग, हेल्दी पौधा है। इस तरह के पौधे को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। आलू बोने की विधि का वर्णन करें। आलू बोना आप लोग नहीं जानते तो जान जाइए, क्योंकि आलू बोने की विधि अब आप विद डायग्राम के देखें, ये इस टाइप से आलू बोया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक बार। इसका उत्तर है, आलू की फसल कंद के टुकड़ों को मुख्य स्थान पर सीधे मुख्य खेत में लगातार उगाया जाता है। भूमि की तैयारी के बाद आलू के बीज को मेड़ नाली प्रणाली रिज फरो सिस्टम में लगाया जाता है। ठीक है, रिज फरो क्या होता है, नीचे खोद के आलू डाला जाता है। रिज फरो मैं बताता हूँ अभी रिज फरो क्या है। रोपण की मैनुअल विधि, आलू में बीज के कंद प्रत्येक रिज को उत्तर दिशा की तरफ लगाए जाते हैं। 2 से 4 पंक्तियों में मशीन से उर्वरक ड्रिल के तैयार किए जाते हैं। ध्यान रखा जाता है कि कंद उर्वरकों के संपर्क में ना आए। मैदानी इलाके में आलू को सर्दियों के मौसम में फसल के रूप में लिया जाता है। फसल उगाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस है। मैदानी इलाकों में सितंबर अक्टूबर आलू बोने का सबसे उच्चतम समय है। अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दूरी उत्पादन की लागत को बढ़ाएं बिना अधिकतम उपज बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या करोगे आप, ये रिच फरो है, देखो ये नीचे जो खोदा गया है नीचे वाला एरिया ये रिच है, ये सॉरी फरो है, ऊपर वाला एरिया रिच है। ठीक है, ठीक है, आप कंफर्म कर लेना ऐसे ही है, या ऊपर का रिच या नीचे का फरो। ठीक है, तो इनमें आलू इस तरह से डाला जाता है और ऊपर से मिट्टी ढक दी जाती है और ये रोपाई आराम से हो जाती है। ठीक है ना, इसको कंदों में बोया जाता है, आलू के कंद डाले जाते हैं। ठीक है ना, और सिंचाई कर दी जाती है। ठीक, तो इस तरह से टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 30 से 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि जब आप उर्वरक डालते हैं तो वो आलू के संपर्क में ना आए, वो दूर रहे आलू से उर्वरक, है ना। जो आप नाइट्रोजन यूरिया और डीएपी वगैरह डालते हैं तो वो इसके संपर्क में ना आए, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का, मृदा परीक्षण से क्या समझते हैं, मृदा परीक्षण क्यों आवश्यक है और यह कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आलू के बोने की विधि और मृदा परीक्षण। ठीक है, तो मृदा परीक्षण क्या समझते हैं, क्यों आवश्यक है, कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन लेंदी है, 7 से 8 नंबर का आ सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। मिट्टी परीक्षण एक मिट्टी की उर्वरता की स्थिति को निर्धारित करने के लिए करने की वीडियो में से एक है। विधियों होना चाहिए साथियों, यहाँ वीडियो लिखा है ना, तो विधियों में से एक है, ताकि पोषक तत्वों की कमी या उपयुक्त मिट्टी में सुधार के संबंध में सिफारिश की जा सके।
मिट्टी के एक पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल रूप से 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? मिट्टी का नमूना लेना, परीक्षण करना, मृदा परीक्षण की व्याख्या करना, उर्वरक की सिफारिश करना। ठीक है, 3 चरण है। नमूना लेंगे आप, परीक्षण करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो कमी है उसको आप पूरा करेंगे। ठीक है, ये 3 चरण मेन है। निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। अब क्या उद्देश्य है जो मिट्टी का परीक्षण किया जाता है? ठीक है, इससे मिट्टी की उत्पादकता मूल्यांकन और सुधार में मदद मिलती है। ठीक है, दूसरा है मिट्टी की प्रकृति अर्थात क्षारीय, लवणीय, अम्लीय आदि का निर्धारण किया जा सकता है और सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है सही प्रकार और उपयोग की जाने वाली उर्वरकों की मात्रा तय करने में मदद करता है। चौथा, मिट्टी की स्थिति को प्रकट किया जाता है ताकि पोषक तत्व और अन्य प्रबंधन कार्यों की उचित अनुप्रयोग के साथ इसे बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उद्देश्य, किन उद्देश्यों के लिए मृदा परीक्षण किया जाता है, सारे उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। मिट्टी का नमूना लेना। अब नमूना कैसे लिया जाता है ना? चूँकि ये काट दो, वर्मा क्या लिखा है, हाँ सॉरी ये सही है, वर्मा, जिससे मिट्टी खोदते हैं। मिट्टी का ट्यूब, कोदाल आदि का उपयोग करके मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं। किसी क्षेत्र विभिन्न स्थानों पर पहचान अनियमित रूप से की जाती है। चुने गए स्थान हल्की गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर के गड्ढों से मिट्टी का एकत्र किया जाता है, फिर इसे मिलाया जाता है। नमूने खेत के किनारे से नहीं लिया जाना चाहिए। छाया वाली दलदली सिंचाई स्रोत पास और उर्वरक उपयुक्त क्षेत्र नमूने लेने से बचना चाहिए। ठीक है, नमूना ऐसी जगह से लेना चाहिए जहाँ छाया ना हो, नहीं लेना चाहिए जहाँ कैसी छाया ना हो, सिंचाई वाला स्थान ना हो, दलदली ना हो, ऐसी जगह से नहीं लेना, किनारा ना हो, ऐसी जगह से नहीं लेना चाहिए। मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाया जाता है और कागज़ के साफ साइड कपड़े टुकड़े में फैलाया जाता है। लकड़ी डंडे की मदद से क्रॉस या निशान बनाकर इसे 4 बार भागों में बांट दिया जाता है। 2 विपरीत हिस्सों को एक और स्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, 4 भागों में बांट लेंगे। जो नमूना लेंगे उसको 2 ऑल्टरनेट भाग को उठा लेंगे, विपरीत वाले 2 को छोड़ देंगे। अन्य 2 नमूनों को लेकर मिश्रित कर दिया जाता है। ठीक है, 2 को मिश्रित कर लेना है। नमूने के वांछित आकार किलोग्राम 0 किलोग्राम प्राप्त करने तक प्रक्रिया को लगातार दोहराया जाता है। 0 किलोग्राम नहीं, चूँकि यहाँ आधा किलोग्राम लिया जाता है नमूना, है ना, 1/2, जिसे एक पेपर बैग में एकत्रित किया जाता है और बाद में एक प्लास्टिक बैग में पैक कर लिया जाता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। तो ये 0.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम नमूना लेते हैं, आधा 1 किलोग्राम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये उससे नमूना लिया। ठीक है, मिट्टी का समतल एरिया है, ना दलदल है, ठीक है, ना सिंचाई वाला एरिया है। तो यहाँ से नमूना लिया, इसमें एकत्रित करना है। ठीक है, इसमें एकत्रित कर लिया, इसको साफ किया, कंकड़ पत्थर को अलग कर दिया, फिर 4 भागों में डिवाइड करके 2 ऑल्टरनेट भाग को उठाया और इस समय पॉलीथीन बैग में, ये प्लास्टिक के बैग में पैक कर लिया। ठीक है, तो ये पैक करके आपको लैब भेजना है। इसमें खेत का नाम, किसान का नाम, कौन सी मिट्टी है ना, कहाँ से नमूना लिया है, ये सब चीज़ें डाल के आपको सॉइल टेस्टिंग लैब, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो आपके नज़दीकी जहाँ भी हो वहाँ आपको भेजना है, ताकि वहाँ से आपका परीक्षण होके आए और आपके खेत की जानकारी, पूरी जानकारी मिल जाए, क्या कमी है, क्या दिखता है। ठीक है, तो क्या आपको डालना है उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। उसी अकॉर्डिंग आप फसल बोएंगे, फसल को जो चीज़ की कमी है उसकी पूर्ति करेंगे। ठीक है ना, सॉइल टेस्टिंग करवा के। ठीक है गाइस, ये सेशन इकाई 3 समाप्त हो गया है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इकाई 4 की बात करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। कहाँ गया वीडियो जहाँ बन रहा